तो देयर वर 2 पैनलिस्ट्स, तो वो लोग चाय पी रहे थे। सडनली एंड पर्पसली वो ऐसा किए कि चाय स्पिल हो गया, टेबल में स्पिल हो गया, एंड द इंटरव्यूई वाज जस्ट एंटरिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, राइट? सर एंड हिंदी में एक बार बताएंगे? हाँ, तो मैं जो बोल रहा हूं कि एक इंटरव्यू में, एक जॉब इंटरव्यू में, एंड स्पेसिफिकली दिस वाज इन एन एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरव्यू का था, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का। तो क्या हुआ कि द इंटरव्यूअर जो इंटरव्यू ले रहे थे, तो वो लोग चाय पी रहे थे, तो चाय स्पिल होके वो मतलब टेबल में गिर गया, राइट? इंटरव्यूई उसी टाइम एंटर किया, एंड इंटरव्यूअर जो है वो इंटरव्यूई को देखते रहे कि उसका रिएक्शन क्या है। अगर ऐसा सिचुएशन आपको अगर फेस करना पड़े तो आप क्या करेंगे? आशीष जी सर, आपको समझ में आया ना? हाँ हाँ सर, समझ में आ गई। हाँ, तो ऐसा सिचुएशन अगर आपको आप फेस किए हैं तो आप क्या करेंगे? देखिए, बहुत टाइम ऐसा होता है कि हम लोग इंटरव्यू में जब जाते हैं ना, हम लोग बहुत टेंस रहते हैं, क्या सवाल पूछेंगे, हाँ क्या जवाब होगा, राइट? तो हम लोग क्या करते हैं, बिना बताए, हम बिना परमिशन लेके हम लोग घुस जाते हैं। उसके बाद हम लोग इम्पेशेंट रहते हैं, और जो कुर्सी है वो कुर्सी में हम लोग ऐसे ही बैठ जाते हैं और विश भी नहीं करते हैं। तो ये सब छोटे छोटे चीज है जो एवरी सिंगल जो चीज है ना, एवरी सिंगल आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका एटीट्यूड जो है, एवरी सिंगल थिंग इज नोटेड। सब कुछ चीज इंटरव्यूअर नोट करते हैं कि आप कैसे करके इंटरव्यू रूम में आप बिहेव करते हैं। बिकॉज इंटरव्यू, कोई भी इंटरव्यू जो है ना, वो T20 मैच जैसा है। क्रिकेट आप लोग तो देखते होंगे, तो T20 मैच जैसा है। तो आपको उसी स्मॉल टाइम जो है वो उस टाइम में आपको परफॉर्म करना है, और आपको इंप्रेशन ऐसा देना है कि फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन बने। हम लोग देखिए, हम लोग जब इंटरेक्ट करते हैं ना, तो पहला 20 सेकेंड और 30 सेकेंड जो है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसी टाइम में जांच कर लेते हैं कि ये कैंडिडेट कैसा होगा, इसका एटीट्यूड कैसा है, थोड़ा बहुत समझ में आता है। एंड उसके बाद सवाल जब पूछते हैं, देखिए आप लोग जब कोई इंटरव्यू में जाएंगे, एकेडमिक्स रिलेटेड इंटरव्यू, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज योर रिसर्च। आप लोग जो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं उस सब्जेक्ट के ऊपर आप कितना रिसर्च किए हैं। और रिसर्च का मतलब ये नहीं कि आप कोई जगह से कुछ मटेरियल्स उठा के कुछ पेपर लिख दिए, छप दिए, वैसा बात नहीं है। What is your contribution to the research in that particular subject? And the next thing is that how have you applied? आप अपना रिसर्च को अपना टीचिंग में कैसे आप यूज किए हैं? Have you been able to apply your research into your classroom? जो क्लासरूम में बच्चे पढ़ाते हैं उसमें क्या आपका रिसर्च आप यूज कर सके हैं? बहुत टाइम में ऐसा होता है कि देयर आर डिफरेंट केसेस, देयर आर डिफरेंट स्टोरीज, तो वो सब क्या आप बच्चे से शेयर करते हैं? लर्निंग एक्सपीरियंस को आप कैसे इनहेंस कर सकते हैं? देखिए, आज ऐसा स्थिति है कि हम लोग सब ऑनलाइन हम लोग यहाँ पर मीटिंग कर रहे हैं, जो 1 साल पहले हम लोग सोच भी नहीं सकते थे। तो
हाउ डू यू यूज टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी को आप कैसे इस्तेमाल करते हैं अपना क्लासरूम में, और उसी रिलेटेड भी सवाल आपको पूछा जा सकता है कि हाउ टेक्नोलॉजी savvy, टेक savvy यू आर। सो ये सब बहुत सारा चीज है। हाँ, अगर मैं एक दो क्वेश्चन आप लोग से मेरे को मिले तो आउट भी अच्छा मैं बता सकता हूँ कि कैसे करके आपको हैंडल करना है। इफ यू हैव स्पेसिफिक क्वेश्चंस, यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क। जिसके पास क्वेश्चन है एक एक करके आप लोग पूछिए, डॉक्टर सुब्रत तो सबका आंसर दे देंगे। मैं कोशिश करूंगा। सर मैं कविता कुमारी बोल रही हूँ, डॉक्टर कविता कुमारी सर। हाँ नमस्कार। हेलो सुब्रत सर, कैन यू हियर मी? हाँ सर नमस्कार, आप मुझे बोलिए। सुन पा रहे हैं? सर पूछना ये है कि मेरा सब्जेक्ट होम साइंस है सर, मैंने होम साइंस से पीएचडी किया हुआ है सर। जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो सर इंटरव्यू होगा उसमें कोरोना से रिलेटेड ये बीमारी किस तरह से टीचिंग में, क्लासरूम टीचिंग, फेस टू फेस टीचिंग, ऑनलाइन टीचिंग को कैसे इनहेंस किया और कैसे उसको डिस्टर्ब किया, इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आ सकता है, मुझे क्या रिप्लाई करना चाहिए सर इस पर, क्योंकि ये क्वेश्चन शायद इंटरव्यू में पूछा जाएगा सर। राइट। तो कविता जी तो बहुत अच्छा देखिए, जस्ट अ मिनट। देखिए, अब जो क्वेश्चन पूछे हैं, इट्स अ वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन पूछा जा ही सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप होम साइंस में आप पीएचडी किए हैं, तो आप जो क्लासेस लेते हैं उस क्लास में आप टेक्नोलॉजी को कैसे अडॉप्ट करते हैं। और सर एक चीज और बीच में ऐड करना है, अभी मैं बीएड कॉलेज में पढ़ा रही हूँ सर। हाँ, मैंने बीएड भी और एमएड भी किया हुआ है सर, मैं बीएड कॉलेज में भी पढ़ा रही हूँ। हाँ, तो आप जो क्लासरूम में पढ़ाते हैं, जो बच्चे लोग को पढ़ाते हैं, तो आपका सेशन कैसे चलता है, उसमें इंटरेक्शन कितना रहते हैं। देखिए, एक चीज है कि हम लोग जब ऑनलाइन कुछ क्लासेस लेते हैं ना, उसमें द स्पीड और द कवरेज कितना हम लोग कवर करते हैं, राइट। ऑफलाइन में जितना कवर करते हैं उसका 1/3 होना चाहिए। दैट इज व्हाट रिसर्च सेज। मतलब मैं जब ऑनलाइन कुछ सेशंस ले रहा हूं तो उसमें मेरे को बहुत स्लो जाना है, एक। दूसरा, मेरे को बार बार करके जो पार्टिसिपेंट्स है, जो स्टूडेंट्स है, उनको पूछना है कि उनको क्या ये समझ में आ रहा है, क्योंकि बिल्कुल उनको सर इंगेज करके रखना है उसमें सर। एग्जैक्टली इंगेज एंड इनहेंस। यस। सो एक्सपीरियंस ऐसा होना चाहिए कि ताकि उन लोगों को कुछ गेनफुल इंसाइट्स मिले। देखिए, बात क्या है कि फेस टू फेस टीचिंग में आप जांच कर सकते हैं कि स्टूडेंट्स कितना आप जो पढ़ा रहे हैं उसको कितना ले रहे हैं। यस सर, एग्जैक्टली सर। जो ऑनलाइन में बहुत डिफिकल्ट है। जैसा यहाँ पर भी मैं जब आपसे इंटरेक्शन कर रहा हूं, तो आप लोग कोई लोग है जिसका वीडियो ऑन है, कोई लोग है जो ट्रैवल कर रहे हैं, ओके, कोई लोग है जिसका वीडियो ऑफ है। तो आपका प्रेजेंस है कि नहीं, यही विचार करना एक बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट ऐसे भी करते हैं कि वो जस्ट सेशन को ऑन करके कुछ रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। बहुत बड़ी चुनौती है सर, ये कहना चाह रहे थे सर, ये बहुत बड़ी चुनौती है। वीडियो ऑफ करके स्टूडेंट्स एब्सेंट रहते हैं सर, जस्ट वीडियो ऑन होती है। इस सिचुएशन में कैसे हैंडल किया जाएगा? एक स्ट्रेटेजी यहाँ पर है कि आप आर्बिट्रेरीली इन लोगों को क्वेश्चन पूछिए जी, और जब क्वेश्चन पूछेंगे, जिस टाइम में क्वेश्चन पूछेंगे उस टाइम में उसको वीडियो ऑन करना ही है। तो ये मैंडेटरी बिल्कुल उनके लिए ये मस्ट कर दिया। हाँ,
उस टाइम में उसको वीडियो ऑन करके आपको आंसर देना है, क्योंकि आप जो पढ़ा रहे हैं आप तो वीडियो ऑन करके आप पढ़ा रहे हैं। यस सर, हाँ, तो आपसे बिल्कुल। जब वो आंसर कर रहा है, जो इंटरेक्शन हो रहा है, उसी टाइम में एटलीस्ट वीडियो ऑन करना है। दूसरा, यस इन सर, लोगों को जब भी कुछ पढ़ा रहे हैं, मतलब आप 5-10 मिनट कुछ Yes, पढ़ाएं, उसके ऊपर Yes, आप कुछ क्वेश्चन पूछिए यस सर, टू अंडरस्टैंड देयर नॉलेज, कि कितना वो समझ पाए। यस और तीसरा सर, जो है कि आप हर क्लास के बाद एक असेसमेंट लीजिए, असेसमेंट, यस सर, असेसमेंट लीजिए। देखिए ऑनलाइन में प्रॉब्लम क्या है कि अभी प्रोफेसर गूगल को पूछने से सब आंसर स्टूडेंट को मिलता है। मिल जाता है, बिल्कुल प्रोफेसर तो गूगल से बता देते हैं। तो बात क्या है कि स्टूडेंट को ये मन में सवाल आता है कि अगर ऑनलाइन ही मैं रहूं और ऑनलाइन ही मैं लर्निंग करूं, तो आपका क्लास मैं क्यों अटेंड करूं? Yes, So you have to give something which the students will not find, answers in Google or some any other knowledge platform, yes, sir. right? सर एक सवाल और है सर, एक सवाल और पूछना चाह रही हूँ सर। सर क्या है कि ऑनलाइन क्लासेस तो हम ले रहे हैं सर, और जो हायर एजुकेशन है उसमें, लेकिन सर बहुत त्रासद सच ये है कि ये इंडिया के लिए है सर। भारत के बच्चे जो है, मेरा मतलब है जो ग्रामीण बच्चे हैं, जो 60-70% आबादी गांव में है, उनकी पहुंच ऑनलाइन तक नहीं है। तो अगर ये सवाल पूछा जाए कि उन्हें मैं कैसे इस मुख्य धारा से जोड़ूं, ऑनलाइन से कैसे जोड़ूं, अगर इंटरव्यू में ये सवाल पूछा जाए सर, उनके लिए क्या किया जा सकता है, मेरे सुझाव क्या हो सकते हैं उसके लिए सर? हाँ, देखिए ये नेटवर्क इश्यूज, कनेक्टिविटी प्रॉब्लम्स, ये सब तो है। ये सर, क्योंकि नहीं सर, मेरा कहने का मतलब है ये मॉनेटरी सिचुएशन की बात कर रही हूँ, मैं आर्थिक स्थिति की बात कर रही हूँ, क्योंकि सबको स्मार्टफोन तक सबकी पहुंच नहीं है सर। जिन बच्चों तक स्मार्टफोन की पहुंच नहीं है, जिनके लिए कोरोना चुनौती बनकर आई, जिनकी पढ़ाई बाधित हो रही है सर, तो और जिनको स्मार्टफोन भी नहीं है, जो ऑनलाइन क्लासेस नहीं कर पा रहे हैं, तो मेरे पास ऐसे क्या उनके लिए योजनाएं हैं, नीतियां हैं, ताकि उनकी जो पढ़ाई बाधित हुई है उसको मैं पूरा कर सकूं, आप किया मेरे जाए। को एक चीज बताइए मैडम, कि आपका जो स्टूडेंट्स है, जिसके जिसके आप बोल रहे हैं कि स्मार्टफोन नहीं है या रिमोट में रहते हैं, उसका कनेक्टिविटी ये सर, नहीं है, ये हाँ, ये तो ये लोग जो आपका क्लास इसमें कुछ चीज आप कर सकते हैं। ये सर, एक तो आपका जो वीडियो जो जो आप पढ़ा रहे हैं, जो सेशन आप ले रहे हैं, उसका वीडियो आप कर सकते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, और वो क्लासेस का जो लेक्चर आपका है, वो लेक्चर को आप एक पेन ड्राइव में लेके आप पहुंचा सकते हैं, जी सर, धन्यवाद। ताकि वो बाद में वो आपका जो लेक्चर है, वो लेक्चर वो सुन पाए। एक ये है। दूसरा है कि आप जो पढ़ा रहे हैं, उसका कुछ हैंडआउट्स या नोट्स आप बनाएं, एंड आप उनको पहुंचा सकते हैं, ताकि उनको जानकारी मिले। और उसके बाद आप स्टूडेंट से फोन में भी बात करके कुछ लिंक्स वगैरह या ये सब शेयर कर सकते हैं। इफ द स्टूडेंट इज अवेलेबल टू एक्सेस इंटरनेट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, तो वहां पर भी उनको मिल जाएगा। या आप ड्राइव में आप ये ले सकते हैं, ड्राइव में लेके आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आई थिंक
वो गांव में भी रहते हैं, तो कहीं ना कहीं कोई साइबर लैब वगैरह का फैसिलिटी बिल्कुल जरूर होगा। जी जी सर। हाँ, तो एटलीस्ट वंस अ वीक जाके वो इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो सर एक और आखिरी सवाल पूछना चाहते हैं सर। हाँ हाँ हाँ, जी बोलिए। सर। सर पूछना ये है कि होम साइंस में जब इंटरव्यू में सवाल से पूछे जाएंगे तो रेंज उसका क्या है? मास्टर्स लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे? पर्टिकुलर मैंने जिस टॉपिक पर रिसर्च किया है सवाल मेरे रिसर्च टॉपिक से पूछे जाएंगे सर। तो देखिए मास्टर्स लेवल के क्वेश्चन का रेंज क्या रहेगा सर? किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी क्या रहेगा या हाँ, यूजीसी का गाइडलाइन का रहेगा सर? देखिए मैं एक चीज आपको बोलना चाहूंगा यहाँ पर कि जी। कोई भी सब्जेक्ट हो, राइट, उसमें कुछ एरियाज है जो आपका स्ट्रॉन्ग एरियाज है। ओके सर। तो पहले आपको इंटरव्यू में तो जनरल क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके बारे में, आपका पढ़ाई के बारे में, आपका मार्क्स के बारे में, और आपका एक्सपीरियंस के बारे में। उसी टाइम में आप ये बोल सकते हैं कि these are the subjects which I have taught and these are the subjects that I like। तो इसमें क्या हो रहा है कि आप एक ग्राउंड तैयार कर रहा है कि यहां से आपको सवाल पूछा जाए। यस, इंटरव्यूअर को डाइवर्ट कर देना है अपने ही जी, यस यस, अपने कविता सब्जेक्ट की जी तरफ, इसमें राइट। जो मेरा और इंटरेस्ट चीज और एरिया है ऐड उसकी करूंगा। तरफ। कविता जी मैं इसमें इस चीज में और ऐड करूंगा, ठीक है। यस मोस्ट इंटरव्यू कैसे होता है या किस डायरेक्शन में फ्लो करता है, ये इंटरव्यूअर डिसाइड नहीं करता, ये इंटरव्यूई डिसाइड करता है। दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग, यही मैं बोलना अगर चाहता आप उनको डायरेक्शन दे देंगे, जैसे समझ लीजिए आपने होम साइंस की बात उठाई है, तो होम साइंस में अगर कोई पर्टिकुलर चीज है जिसमें आपके स्पेशलाइज्ड है, ठीक है, आपको धीरे धीरे वहां तक लेके जाना है उनको, ताकि क्वेश्चन सारा वहीं से हो, ठीक है। वो सिर्फ यस, ये मेरा आर्ट होगा कि मैं ओवरऑल कैसे नॉलेज डाइवर्ट कर सकती चाहिए, हूँ। ठीक है। और देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है, हम लोग जो पढ़ाने जाएंगे, चाहे मैं जाऊं या आप जाएं, हम लोग जो पढ़ाएंगे, मेजोरिटी ऑफ द पीपल, हम लोग जितने लोग पढ़ाएंगे वो हम लोग पढ़ाएंगे ग्रेजुएशन लेवल को, ज्यादातर बीएससी या यस सर। बीकॉम को पढ़ाएंगे। हम लोग को बहुत स्टार्टिंग में यस चांस नहीं मिलेगा पीजी वाले लड़कों को पढ़ाने के लिए, पीजी वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए। हम लोग को मौका मिलेगा यूजी लेवल पे या बीएससी बीए बीकॉम के लेवल को पढ़ाने के लिए। जो मुझे समझ में आता है इंटरव्यूअर, अगर मैं बैठता हूं वहां पर, तो मुझे जो समझ में आता है, तो मुझे ये लगता है कि जो उनका क्वेश्चन रहेगा वो ये है कि आप पढ़ा सकते हैं कि नहीं, बच्चों को बांध सकते हैं कि नहीं। क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं, जो इंटर से निकल के ग्रेजुएशन में आते हैं, वो इधर उधर उनका दिमाग भागता रहता है, ठीक है। वो बाहर से अगर कुछ गुजर गया, अब मैं मर्यादा में रहूंगा, लेकिन फिर भी अगर कुछ हो रहा है तो उनका ध्यान उधर चला जाता है। कहीं फूल दिख गया खिड़की से तो उनका ध्यान उधर चला जाता है। तो उस पे क्या होता है, उनको बांध के रखना क्लास के अंदर, वो इंपॉर्टेंट है। और हर आदमी, जैसे अगर मैं होम साइंस पढ़ा रहा हूँ या मैं साइकोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, तो मैं सारा सब्जेक्ट, सारा पार्ट नहीं पढ़ाता हूँ। हर प्रोफेसर या डिपार्टमेंट में, समझ लीजिए अगर मैं बॉटनी का हूँ, तो बॉटनी में टैक्सोनॉमी और मॉर्फोलॉजी, इकोलॉजी पढ़ाने वाले अलग होते हैं, जेनेटिक्स पढ़ाने वाले अलग होते हैं, ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा पढ़ाने वाले अलग होते हैं, सबके अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो अगर सब अलग अलग हैं, ठीक है, तो हर आदमी हर में स्पेशलाइज नहीं है। इवन जब हम लोगों ने अपना एमएससी किया, पीएचडी किया, तो हम लोग ने स्पेसिफिक चीजों में ही किया। तो हमारा जो एरिया रहेगा वो उसी एरिया में रहेगा। सुब्रत, हो सकता है मैं सही कह रहा हूँ? हाँ, एकदम एकदम सही। और मैं भी यही बोल रहा था कि आपका 2-3 सब्जेक्ट होगा जो आपका फेवरेट है, तो आपको जब पूछा जाएगा कि आप क्या पढ़ाते हैं, तो आप ये सब्जेक्ट के ऊपर और उसको प्रायोरिटाइज कर लीजिए, और उसमें आपका वो सब्जेक्ट में भी आपका कुछ स्ट्रेंथ पॉइंट्स है, वो स्ट्रेंथ पॉइंट्स को आपको फोकस करना है। सर आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है, तो वीडियो आ रहा है सर। आवाज नहीं हो रहा है? आपके साइड से नेटवर्क में कुछ इशू होगा, ठीक है, वो बीच बीच में नेटवर्क का इशू होगा। अगर आप मोबाइल का नेटवर्क यूज कर रहे हैं, तो मोबाइल के नेटवर्क में कभी कभी इशू होता है, तो नहीं आता है। हाँ, तो मैं जो बोल रहा था कि
देखिए, विशाल जी जो बोले हैं वो सही है। कोई भी इंटरव्यू में इंटरव्यूअर के हाथ में अपना कंट्रोल मत छोड़िए। आप एज एन इंटरव्यूई आप उसका कंट्रोल लीजिए, और ये कंट्रोल आप कैसे ले सकते हैं? आपका जो स्ट्रेंथ्स है वो स्ट्रेंथ्स को आप फोकस कीजिए, वो स्ट्रेंथ्स को आप फोकस करेंगे और इंटरव्यूअर को आप मौका देंगे वहां से सवाल पूछने के लिए, तो क्या होगा कि आपका भी आंसर सही होगा और इंटरव्यूअर भी खुश होंगे कि हाँ आपका रिस्पांस ठीक है। और देखिए, यहाँ पर मैं एक वार्निंग देना चाहता हूं। हम लोग का जो स्ट्रेंथ पॉइंट्स होता है ना, वो हम लोग का इमोशनल पॉइंट्स भी होता है, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि वहां पर हम लोग ज्यादा ही नॉलेज दिखाना चाहते हैं, लेकिन हमको ये भी सोचना होगा हम लोग को कि जो सवाल मेरे को पूछा गया फ्रॉम माय सब्जेक्ट, आई शुड हैव कंट्रोल ओवर दैट। देखिए, कोई भी क्वेश्चन का आंसर आप 2 मिनट 2.5 मिनट या आप खींचता रहेंगे उसका टाइम, तो क्या होगा, इंटरव्यूअर का भी पेशेंस घटता जाएगा। तो आपका आंसर होगा शॉर्ट, स्वीट एंड सिंपल। मतलब आपका आंसर सिंपल तरीका से आपको देना है। टेक द इंटरव्यू एज एन इंटरैक्शन। कोई भी इंटरव्यू जो है उसको आप ऐसा करके लीजिएगा कि आप उनसे बातचीत कर रहे हैं, जैसा हम लोग अभी बातचीत कर रहे हैं वैसा ही आप समझिए कि आप बातचीत कर रहे हैं। तो क्या होगा, इसमें आपका जो टेंशन है या आपके ऊपर जो प्रेशर है, हाँ, वो कम होते जाएगा एंड यू विल फील कंफर्टेबल। ये हमेशा सोच के रखिए कि अनलेस यू आर एट होम, अनलेस यू आर कंफर्टेबल, जब तक आप पूरा कंफर्टेबल नहीं है तब तक आप अपना बेस्ट नहीं दे सकेंगे। डॉक्टर विशाल जी, हवाई। हाँ, डॉक्टर पटेल आप अपना क्वेश्चन पूछें। डॉक्टर पटेल, आपका हैंड रेज्ड है, कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं? तो अगर Vishal कोई sir, may सवाल I है, ask something? हाँ प्रद्युम्न, हाँ सर, प्लीज गो अहेड। This is Dr. Pradyumna Sharma this side. हाँ नमस्कार। PhD in Commerce and I'm from Rajasthan. So मेरा सवाल सर ये है कि मैं एक एक्सपीरियंस मेरा है with respect to the interviews in the PSC especially बिहार के बारे में, उस कॉन्टेक्स्ट को मैं पूछना चाहता हूँ। हरियाणा में एक्चुअली मैंने 2 बार इंटरव्यू दिया है, अभी कहाँ जो एग्जाम, रिटन एग्जाम क्रैक करके, और वहां पे इशू मुझे जो लगा एट द टाइम ऑफ फाइनल रिजेक्शन, बिकॉज फाइनल लिस्ट में मेरा नाम उसमें नहीं है, सो वो 2 या 3 सवाल, 2 सवाल मतलब ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूं तो वो मुझसे 2 सवाल उन्होंने, इट इज जस्ट लाइक हरियाणा जनरल नॉलेज के पूछे। सो वो 2 सवाल को मैं बहुत परफेक्टली जवाब नहीं दे पाया। अल्टीमेटली जो मेरा सब्जेक्ट मैटर था उसके तो जवाब मैंने सारे परफेक्टली दिए। प्रेजेंटेशन जो उन्होंने मेरा लिया, दैट वाज आल्सो इन माय ओपिनियन दैट वाज एक्सीलेंट। आई डोंट नो उन्होंने उसके बारे में क्या सोचा। सो यहाँ पे जो बिहार में 15 नंबर में जो इंटरव्यू है, 15 मार्क्स का जो वेटेज है, उसमें बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चंस का क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है? बिहार पीएससी में सब्जेक्ट स्पेसिफिक ही पूछते हैं या जीके स्पेसिफिक भी पूछते हैं? सो उस रेस्पेक्ट में अगर कोई एक्सपीरियंस या कुछ हो तो आप शेयर करें सर, दैट विल बी ऑफ ग्रेट यूज। मैं जनरली इसको आंसर करना चाहूंगा। आप जब भी कोई स्टेट का एग्जाम इंटरव्यू आप फेस कर रहे हैं, उस स्टेट का इकोनॉमिक
और पॉलिटिकल सिचुएशन या रिसेंट जो अपडेट्स है वो थोड़ा आप जान लीजिए. एंड you know, something which may not be related to your subject but has a distant relation to your subject, ऐसा भी आपको पूछा जा सकता है. Just to check your knowledge कि आपका सब्जेक्ट के बाहर में भी आप ये रिलेटेड मे बी 20% या 30% रिलेशन है, बाकी रिलेशन नहीं है, फिर भी आपका इसका जनरल नॉलेज है. तो इसीलिए आपको ऐसा भी सवाल पूछा जा सकता है. तो थोड़ा अपडेटेड रहिएगा. मे बी लास्ट 6 months क्या क्या डेवलपमेंट है स्टेट में, खास करके दे मे बी आस्किंग क्वेश्चंस रिलेटेड टू एजुकेशन ऑल्सो. जी हाँ, तो ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है. बट देन द proportion will be around 20% से ज्यादा नहीं. ओके, इससे ज्यादा वेटेज उसका नहीं होगा इन योर ओपिनियन? जनरली नो. ओके ओके सर, थैंक यू वेरी मच. वेलकम. प्रीति, नेहा आपने हैंड रेज किया है, प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपना क्वेश्चन पूछिए. नेहा जी, आपका क्वेश्चन प्लीज. आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, आपका म्यूट है. हाँ. हेलो सर, एम आई ऑडिबल? सर मेरी आवाज जा रही है? जी सर. सर गुड आफ्टरनून. मेरा क्वेश्चन था सर, मैं साइंस ग्राउंड से हूँ, मैं फिजिक्स से पीएचडी है मेरी. तो यूजुअली जो पीएससी स्टैंडर्ड पे जो वाइवास वगैरह होते हैं वो सब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं. लाइक आप कौन से सब्जेक्ट में पढ़ाने के लिए ज़्यादा मतलब कंफर्टेबल हो, काइंड ऑफ, मतलब ज़्यादा उसका इम्पोर्ट इस तरफ रहता है. बट अब जैसे कि कॉलेज लेवल पे अगर पढ़ाना हो या फिर उसके लिए, तो यहाँ पे इंटरव्यूअर्स को पीएचडी टॉपिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, रिसर्च पब्लिकेशंस, लाइक किस डायरेक्शन में आपका रिसर्च ओरिएंटेशन रहा है. तो उसको लेके थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि स्टिल जस्ट दे आस्क वांट कि आप कौन सा सब्जेक्ट कॉलेजेस में पढ़ाएंगे, स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे, या फिर कि एक रिसर्च एरिया, क्योंकि सब पीएचडी करके आते हैं तो कहीं ना कहीं एक डायरेक्शन में इंक्लिनेशन हमारा हो जाता है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में. लाइक कॉन्डेंस मैटर फिजिक्स में मेरा एक्सपर्टीज है, उसमें भी कॉन्डेंस मैटर फिजिक्स में सब्जेक्ट मटेरियल क्या है, मटेरियल्स लाइक क्वांटम मटेरियल्स, उसमें स्टडी करना है सुपर कंडक्टिविटी एंड अदर मैग्नेटो रेजिस्टेंस फीचर्स. सो थोड़ा सा I mean, क्या ओरिएंटेशन हो सकता है इंटरव्यूअर्स का हमारे सब्जेक्ट मैटर को लेके? देखिए, कोई भी इंटरव्यूअर जब क्वेश्चन करते हैं, मैं बोला कि इंटरव्यू पैनल मे नॉट बी कंप्लीटली फ्रॉम योर सब्जेक्ट. कुछ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स रहेगा एंड दे विल आस्क यू, फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला जो सवाल आपको पूछेंगे टू टेस्ट योर बेसिक नॉलेज, आपका नॉलेज का डेप्थ कितना है. और ये नॉलेज का डेप्थ पता करने के लिए वो लोग ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा जो आपका सब्जेक्ट रिलेटेड है और कोई बेसिक लेवल का, कोई फंडामेंटल लेवल का. एंड वो फंडामेंटल लेवल का क्वेश्चन पूछने के बाद if they are satisfied, then they will take to the next higher level, then the next higher level. तो ऐसा करके from the fundamental it may go on to intermediate and then your PhD and then your research. तो बात क्या है, अगर आपका आंसर सेटिस्फैक्टरी होगा तब ये फ्लो चलता रहेगा. अगर सेटिस्फैक्टरी नहीं होगा तो अब आप खुद ही देखेंगे कि डाइवर्शन हो रहा है. Some other people will be asking questions. Yes sir. यूजुअली सर साइंसेस में क्या होता है, जैसे मास्टर्स लेवल पे एक्सपर्टीज अलग होती है, मास्टर्स लेवल में स्पेशलाइजेशन अलग होता है, फिर पीएचडी लेवल में जाके कंप्लीट डिफरेंट डाइवर्जन हो जाता है.
और मास्टर्स लेवल में भी वहाँ पे अवेलेबल सब्जेक्ट के हिसाब से ही हम लोग चूज कर सकते थे कि हमें किस सब्जेक्ट में मतलब स्पेशलाइजेशन लेना है। जिस इंस्टीट्यूट से पढ़ाई करते वहाँ पे जो अवेलेबल होता है उस हिसाब से ही हमें बाइफरकेट करना होता था कि हाँ आई मीन ठीक है ऑप्टिक्स में स्पेशलाइजेशन लेनी है, इलेक्ट्रॉनिक्स में लेनी है काइंड ऑफ। तो थोड़ा सा कभी कभी मतलब एक बेसिक सेंस रहता है कि जो हमने रिसर्च किया है पीएचडी में इतने साल दिए हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी रिसर्च हमारे पब्लिकेशंस को एक जगह मिलनी चाहिए कि हाँ हमने अपना एक इम्पॉर्टेंट टाइम और फेज ऑफ लाइफ रिसर्च को लिए दिया हुआ है। तो इस चीज की वहाँ पे मतलब वेटेज मिलेगा कि नहीं कि हाँ हमने कितना समय दिया, कितने रिसर्च मेथोडोलॉजी को थ्रू आउट हुए हैं। डेफिनेटली नेहा जी, डॉक्टर नेहा, मैं यहाँ पे थोड़ा सी ऐड करूंगा। मैंने कुछ लोगों से डिस्कस किया जो इन्होंने 2014 में इंटरव्यू दिया था। सो आपका स्टार्ट जी सर। मेजर जो कंसर्न स्टार्ट ही होता है आपके पीएचडी से। समझ लीजिए अगर आप बिहेवियरल पार्ट जिसका डॉक्टर सुब्रतो एडवाइस कर रहे हैं हम लोग को, अगर टेक्निकल पार्ट और या अपने सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट सब्जेक्ट मैटर को अगर हम कहें तो आपका अराउंड 50% आपका टाइम जो जाएगा आपके पीएचडी के ऊपर ही जाएगा। उसके बाद आपका रहेगा आपका 10 to 15% आपके रिसर्च पेपर पे, फिर आपका सब्जेक्ट का नॉलेज अदर चेक किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि पीएचडी करके जब हम लोग आ रहे हैं, हम लोगों ने अपना 5 साल लगाया है। जी सर बिल्कुल। मैंने 3 साल मिनिमम रहता है, लेकिन सब कोई जानता है 5 साल के पहले कंप्लीट हो नहीं पाता है। कितने लोगों को तो एक्सटेंशन भी लेना पड़ता है। जी सर बिल्कुल। वो तो पब्लिकेशन भी रुके रहते हैं। तो 5 साल का पूरा वो लोग इज्जत रखेंगे। ठीक है, अब वो 5 साल का हम लोग इज्जत रख पाते हैं कि नहीं, वो हम लोग के ऊपर डिपेंड करता है। जी सर। जी सर, थैंक यू। और रिसर्च पेपर पे जो भी आपने रिसर्च पेपर पढ़ा है, ठीक है, उस रिसर्च पेपर को एक बार वापस से देखिए। ठीक है, ईमानदारी से कहूंगा कि कहीं ना कहीं रिसर्च पेपर में हम लोग कॉपी पेस्ट करते हैं। 10% भी पैलग्रिज्म रहता है। ठीक है, उसको हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग रेफरेंस लेते हैं डिफरेंट रिसर्च पेपर, तभी वो पीयर रिव्यू या फिर रेफर्ड जर्नल कहा जाता है। ठीक है, अगर मेरे रिसर्च पेपर को कोई रिफर कर रहा है तभी वो पीयर रिव्यूड में जाता है या फिर रिफर्ड जर्नल कहा जाता है कि मेरे रिसर्च पेपर को कोई रेफर कर रहा है। ठीक है, तो मैंने भी अपना रिसर्च पेपर लिखा है तो किसी ना किसी रिसर्च पेपर को रेफर्ड किया, तभी हम लोग नीचे एक रेफरेंस का लिस्ट डालते हैं कि हमने ये रिसर्च पेपर जो है। उस पॉइंट को कभी मत भूलिएगा। ठीक है, क्योंकि अगर मैं इंटरव्यू में बोर्ड में बैठता तो मैं हमेशा चला जाता आपके रेफरेंसेस पे। ठीक है, क्योंकि आपने जो किया वो आप जानती हैं। ठीक है, लेकिन जो आपने रेफरेंसेस लिखा है वहां पर, उस रेफरेंसेस पेपर को आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है वो भी मैं देखना चाहता हूँ। जी सर बिल्कुल। ये सब बहुत आई मीन नॉलेज गेनिंग रहा है। तो ये सब यही सब चीज़ें जो नॉर्मल छोटी छोटी चीज़ें रहती हैं, क्योंकि एक दो जगह पे जब इंटरव्यूज हुए हैं तो वहाँ पे मैंने फाइंड आउट किया कि ज़्यादा फोकस इस पे रहता है कि आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं, मतलब रिसर्च के बारे में या फिर आपके बाकी चीज़ों के बारे में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं हुआ है। तो वही थोड़ा सा कि आई डोंट नो कि यहाँ पे आई मीन यहाँ पे यूनिवर्सिटी लेवल पे अगर टीच करने का ऑप्शन आता है तो वहाँ पे आपके रिसर्च या पीएचडी को क्या महत्व दिया जाएगा वहाँ के लिए, क्योंकि ज़्यादातर कॉलेज वगैरह पे जब इंटरव्यू के लिए जाने पे ये ज़्यादा रहता है कि आपके किस सब्जेक्ट को पढ़ाने में एक्सपर्टीज है। यही चीज़, एक सब्जेक्ट उठाइए, 9 टॉपिक्स हैं, एक सब्जेक्ट के बारे में अपनी नॉलेज डेप्थ बताइए, ऐसा करके। तो ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई, बहुत अच्छी बात बताई सर, थैंक यू सो मच। देखिए मैडम, एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा यहाँ पर कि अगर आपको अपना रिसर्च के बारे में भी आपको पूछा जाएगा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दे आर एक्चुअली ट्राइंग टू असेस कि आप कितना फिट है स्टूडेंट को टीचिंग करने के लिए। जी सर। तो आपका एक्सप्लेनेशन कितना लूसिड होगा ताकि it can be understood by the entire panel and they all appreciate your answer. जी सर। तो ये बहुत important है. If you go into say mathematical details, maybe बहुत सारा you know या कोई interviewer उसको समझ नहीं पाया because they may not have आपका सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट उनको समझ में आया, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि पूरा जो पैनल है उनको आप आंसर दे रहे हैं। सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट विल आस्क यू क्वेश्चंस, बट आपको सबको सेटिस्फाई करना है क्योंकि आपका इवैल्यूएशन जो होगा इंडिविजुअली
हर कोई पैनलिस्ट एवेल्युएट करेगा। जी सर। सुब्रतो सर, डॉक्टर आशीष कुमार गुप्ता का इन्होंने रेज हैंड किया है। डॉक्टर गुप्ता, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हाँ सर, बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबको प्रणाम करता हूँ। मैं सर छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले से बोल रहा हूँ और सर मैं हिंदी मेरा विषय है और हिंदी से मैंने पीएचडी किया है और नेट हूँ। और सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या हम सब थीसिस ले जा सकते हैं, और कोई अगर हमने पुस्तक संपादित की है तो क्या वो भी वहां पर अलाउ है ले जाने को? डॉक्टर साथ टेक्निकल क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इसको हम लोग अलग से डील कर लेंगे आपस में डिस्कस करके, ठीक है। आपको कोई इंटरव्यू में कैसे प्रेजेंट करना है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप प्लीज पूछें। अच्छा सर, उस समय के लिए मैं पूछना चाहता हूँ कि कम से कम या अधिकतर सर समय क्या रहता है वो इंटरव्यू के लिए लगभग वहाँ बोर्ड में? देखिए, आप इंटरव्यू का ड्यूरेशन के बारे में पूछ रहे हैं, कितना टाइम का इंटरव्यू होगा? हाँ सर। देखिए, ये इंटरव्यू ड्यूरेशन मैटर नहीं करता है। आपका इंटरव्यू कितना टाइम तक लिया गया वो डिपेंड करेगा कि आपका आंसर का फ्लो कैसा जा रहा है और इंटरव्यूअर्स जो है वो आपका आंसर कितना पसंद कर रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी का इंटरव्यू 1 घंटा चला, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। ऐसा भी हो सकता है कि उसका सिलेक्शन हो गया है कि हेलो, मेरा आवाज आ रही है ना? हाँ सर। आशीष जी, आपको सुनाई दे रहा है? हाँ सर, आवाज आ रही है आपकी। आशीष जी, आपको सुनाई दे रहा है ना? हाँ हाँ, आ रही है आपकी आवाज। हाँ, क्लियर है सर। हाँ, तो क्या है कि ऐसा हार्ड एंड फास्ट आप बोल नहीं सकते हैं कि आपका इंटरव्यू इतना टाइम तक गया इसका मतलब आप सिलेक्शन हो गए हैं। आपका इंटरव्यू उतना ज्यादा खींचा नहीं तो आपका रिजेक्शन हो जाएगा। आप फोकस कीजिए कि आप जो आंसर दे रहे हैं उसका डेप्थ कैसा है और उसको ऐसा करके आप क्या बोल पा रहे हैं जो इंटरव्यूअर को सेटिस्फाई कर सकते हैं। दैट शुड बी योर फोकस। जी धन्यवाद सर। जी हाँ सर, ठीक। विशाल जी, एनी अदर क्वेश्चंस? और डॉक्टर रिजवान प्लीज क्वेश्चन पूछें, अपने आप को म्यूट करें और क्वेश्चन पूछें। Yeah, thank you so much, sir. Good afternoon, sir, and good afternoon, all of you. Sir, मेरा एक in general question था for candidate those who like not completing their PhD yet, and they have applied in जो बिहार का जो है वो assistant professor का उन्होंने apply किया है. Someone like they have to called by the आयोग के द्वारा जो उनको बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए, सर, तो क्या वो एमए और नेट के आधार पे सर उनसे कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा या कैसा ट्रीट किया जाएगा? उनके सिलेक्शन के चांसेस हैं या मतलब टोटली मतलब वो नहीं कर पाएंगे? मतलब सच काइंड ऑफ क्वेश्चन सर, कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है। यस सर। रिजवान साहब, यहाँ पर हम लोग टेक्निकल जो एस्पेक्ट्स है उसको नहीं डिस्कस करते हैं, लेकिन एक्चुअली जो आपका क्वेश्चंस होंगे वो जनरल होते हैं, जैसे पीएचडी वालों से पूछा जाएगा वैसा ही नेट वालों से पूछा जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन वो नेट सिलेक्शन किसका होगा ना तो वो हम जानते हैं, ना आप जानते हैं, ना सुब्रतो दा जानते हैं, ठीक है। तो हम लोग उस चीज को डिस्कस ना करें इस प्लेटफॉर्म पे, ज्यादा बेटर होगा। ओके, सॉरी फॉर दैट, बट कुछ ऐसे क्वेश्चन थे सर कि मतलब अगर मान लीजिए अगर वो कर दिए जाते हैं तो क्या मतलब जैसे वो कोचिंग वगैरह में उनके पास 5 to 10 इयर्स का एक्सपीरियंस वगैरह है तो क्या वो शो कर सकते हैं या मतलब कॉलेज का ही वहां पे सिर्फ डिमांड किया जाता है? मतलब अगर ऐसा कुछ अगर हुआ तो इफ यू हैव एनी आइडिया लाइक दैट। रिजवान साहब, ये टेक्निकल क्वेश्चंस हैं, ठीक है, हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे अपना डिस्कस कर लेंगे। ओके सर, ओके जी, ओके, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। के पास और क्वेश्चंस हैं? नो सर, नो सर, नॉट येट, थैंक यू सो मच। और किसी पार्टिसिपेंट्स के पास कोई क्वेश्चंस हैं? प्लीज अपने आप को अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ लीजिए।
आई थिंक और किसी का कोई सवाल नहीं है। अगर किसी का कोई सवाल है तो पूछिएगा, या तो हम लोग आज के लिए सेशन क्लोज करेंगे। सर संभावित कब है ये भी बता दीजिएगा ग्रुप में सर। हेलो, तो वो ग्रुप में निवेदन है। हो जाएगा। हाँ सर, हाँ। हेलो। हाँ डॉक्टर हाँ, आप पूछिए। हाँ सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। सर मेरा बैकग्राउंड है पॉलिटिकल साइंस, जस्ट कंप्लीटेड पीएचडी फ्रॉम जेएनयू और मैंने 2009 में कंप्लीट किया है। आई एम फ्रेशर। सर मेरा ये क्वेश्चन है सर, क्या इंटरव्यू में न्यूज़पेपर जो मैगजीन में जो अभी जो न्यूज़ आ रहा है रिलेटेड टू या फिर डेमोक्रेसी या फिर इलेक्शन यूएस में जो हो रहा है, क्या ये सब क्वेश्चन हम लोग को इंटरनेशनल रिलेशन में ये क्वेश्चन पूछेंगे? देखिए मैं इसका आंसर ऑलरेडी दिया हूँ जी। आपको थोड़ा जनरल नॉलेज या करंट अफेयर्स जो है इसके ऊपर थोड़ा आपको जानकारी लेना होगा, और जानकारी लेना होगा मतलब आपका इस विषय में क्या चर्चा है, ये आपको पूछा जा सकता है। हाँ, तो ये क्यों आपको ऐसा सवाल क्यों पूछते हैं? So that the interviewers want to understand कि आपका सब्जेक्ट के बाहर भी आप कुछ नॉलेज रख सकते हैं या रखते हैं, आपका फ्लेक्सिबिलिटी कितना है, ये थोड़ा असेसमेंट होता है, इसीलिए आपको ऐसा सवाल पूछा जा सकता है। और डॉक्टर आफरीन, जो आपने बताया है कि आपका पीएचडी ऑलरेडी पॉलिटिकल साइंस और इंडस्ट्रियल इंटरनेशनल रिलेशन में है, तो आप ये क्वेश्चन एक्सेप्ट कर सकती हैं कि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि उसका इम्पैक्ट क्या होता है इंटरनेशनल रिलेशनशिप में ये देखने के लिए आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। Exactly. बाकी लोगों के लिए पूछा शायद ना जाए, ठीक, क्योंकि अगर कोई बॉटनी से या फिलॉजी से है तो बहुत ज्यादा उनको इंटरनेशनल रिलेशनशिप से क्वेश्चन पूछ के उनको डिमोटिवेट नहीं करेगा, लेकिन क्योंकि आपका सब्जेक्ट ही वही है तो आपसे उम्मीद कर सकते हैं कि आपसे क्वेश्चन ये जरूर आएगा। डॉक्टर नीरजा शुक्ला, आपने रेज हैंड किया, प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए और क्वेश्चन पूछिए। डॉक्टर नीरजा शुक्ला। डॉक्टर शुक्ला, आपका क्वेश्चन सुनाई नहीं दे रहा है। डॉक्टर शुक्ला। डॉक्टर नीरजा शुक्ला, और किसी के पास कोई क्वेश्चन है? थैंक यू सुब्रता फॉर द वंडरफुल सेशन। और जैसे थोड़ा ब्रीफ बता दूं एडुसरी के बारे में। एडुसरी इज अ प्लेटफॉर्म जहाँ पर हर सब्जेक्ट की होता है, ठीक है, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे हर चीज की पढ़ाई होती है। सब्जेक्ट इज इमैटेरियल, लैंग्वेज इज इमैटेरियल, ठीक है। ये एक ओपन प्लेटफॉर्म बनाया गया है जहाँ पर हर प्रोफेसर या हर टीचर अपने एजुकेशन को शेयर कर सकता है। यहाँ पर मैं ईमेल आईडी शेयर कर देता हूँ। अगर किसी को एडुसरी के साथ जुड़ना हो तो इस ईमेल आईडी पे अपना मेल भेज दें, ठीक है, दे विल बी कॉन्टेक्टेड। थैंक यू सुब्रता एंड थैंक यू ऑल द पार्टिसिपेंट्स। हो सकता टाइम स्कैरसिटी के कारण हो सकता है बहुत लोगों को क्वेश्चन का आंसर ना दे पाया गया हो, ठीक है। हम लोग हर संडे को, हाँ नीरजा शुक्ला आपने फिर रेज हैंड किया है। एनीवेज थैंक यू सो मच। आप सभी को बेस्ट विशेस और आपका इंटरव्यू अच्छा हो, ये
शुभकामना मेरा तरफ से और एडुश्री के तरफ से है। आपका अगर बाद में भी कोई क्वेश्चन है इंटरव्यू रिलेटेड तो आप मेल कर सकते हैं, एंड विशाल जी वुड be sending it to me. I'll try to answer in my best way. Thank you everybody, and thank you Subrata. Yeah, namaskar. Good day. Thank you so much, sir. Thank you. So much, sir. Thank you.